हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने कल अपना सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी हमारा कौन सा था, हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमने कंप्लीट कर लिया था। ये दोनों ही सेक्शन हमारे 111 और 112 में आते हैं बीएनएस से। इनके बारे में हम अच्छे से समझ लेता कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कौन कौन से क्राइम आते हैं और कौन से नहीं आते और पैटी में कौन से आते हैं कौन से नहीं। आज हम अपना इम्पोर्टेंट सेक्शन एक और जो हमारा कल रह गया था यानी हमारा टेररिस्ट एक्ट, आज हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा ये जो एक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी जो सेक्शन है 113 113 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आज हम इसके बारे में डील करने वाले हैं और आज हम इसे अकेले को ही डील करेंगे क्योंकि टेररिस्ट एक्ट बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं। एक एक चीज़ को हमें विद एक्सप्लेनेशन यानी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है ताकि हम इसे ना तो भूलें और हमें इतने अच्छे से समझ आ जाए कि क्वेश्चन कहीं से भी लगे हमें आना चाहिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना ये सेक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि देखिए एपीओ की डेट आ गई है। मैंने आपसे कहा भी था, बताया भी था, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्पेशली पढ़ना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। मंडे से एपीओ की हमारी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। जो बच्चे एपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप आइए, जुड़िए और ज्वाइन कीजिए क्लासेस और बने रहिए। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी आज की क्लास। शुरू करने वाले हैं एक्ट अपना आज का नया सेक्शन यानी 113। 113 किसके बारे में बात करता है? 113 हमारा टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकवादी कृत्य के बारे में बात करता है। पहले हम इसको जान लेते हैं कि आतंकवादी कृत्य होता क्या है। देखिए, एक कोई ऐसा कृत्य यानी कोई ऐसा एक्ट जो किसको हार्म कर रहा है, हमारी इंडियन यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी या उसकी इकोनॉमी को अगर क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे या तो कोई अटैक करके या किडनैपिंग से या हमारी इकोनॉमी को हार्म करके यानी इकोनॉमी का गलत फायदा उठा के, अगर इस तरीके से कोई भी क्या कर रहा है हमारे इंडिया को यानी हमारे इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है तो किस में आता है? वो हमारा आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट में आता है। अब टेररिस्ट एक्ट होता क्या है उसे हम अपना सेक्शन 1113 में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा आईपीसी में नहीं हुआ करता था। आईपीसी में ये नहीं था, इसके लिए नया एक्ट अलग से बना, एक अलग एक्ट था जिसमें इस टाइप के जो क्राइम थे वहां से डील होते थे। बट अभी ये उठा के बीएनएस में डाल दिया गया और ये बीएनएस में ही डील करता है। यानी 113, 111, 112 ये कौन से? ये नए सेक्शन है जो किस में ऐड हुए हैं? जो हमारे बीएनएस में ऐड हुए हैं, आईपीसी में नहीं थे। वे पिछली क्लास में हमसे 111, 112 यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डील किया है। अब हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं 113। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 113 हमसे क्या कहता है। Whoever does any act with the intent or threaten, यानी इंटेंट क्या है? थ्रेटन की यानी डराने या धमकाने की, या लाइकली टू थ्रेटन या क्या करना है? लाइकली टू थ्रेटन यानी उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ टेरर फैलाना है। किस चीज का टेरर हो गया? यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमी सिक्योरिटी, यानी अगर वो किसी हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और को क्या करता है? नुकसान पहुंचाना चाहता है तो क्या कहलाया जाएगा? टेररिस्ट एक्ट कहलाया जाएगा। यानी इंडिया और विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, टू लाइकली स्ट्राइक टू टेरर पीपल एनी सेक्शन द पीपल इन इंडिया, यानी जो इंडिया या इंडियन के जो भी लोग हैं उनको क्या कर रहा है? उनमें टेरर फैला रहा है यानी डर फैला रहा है, उनको डराना चाह रहा है या उनको क्या कर रहा है? हार्म करा रहा है, हार्म करा रहा है, हार्म करने की कोशिश कर रहा है तो क्या कहला जाएगा? टेररिस्ट एक्ट कहलाया जाएगा।
अब टेररिस्ट एक्ट किन किन चीज़ों के माध्यम से किया जा सकता है, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती है, किन किन चीज़ों से टेररिस्ट एक्ट को क्या किया जा सकता है, अंजाम दिया जा सकता है, उसके बारे में हमारा क्लॉज है क्या कहता है, बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और inflammable substance or firearms or other lethal weapon, poisonous, noxious gas and chemical by any other substance। यानी किस किस चीजों से, बॉम्ब, डायनामाइट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, कौन सा, इन्फ्लेमेबल, ये सारी ही चीजें आती हैं। तो हमने से तो सब्सटेंस ऑफ फायर, अदर लेथल वेपन एंड पॉइजनस गैस, यानी कोई भी डायनामाइट से, बॉम्ब से, पॉइजनस गैस से, वेपन से क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, किससे, जिससे क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही है, बायोलॉजिकल, रेडियस और न्यूक्लियर अदरवाइज, यानी ये चीजें क्या कर रही है, उससे इफेक्ट हो रही हैं। इन चीजों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, इनको यूज करके क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, किस पर, हमारे देश पर, देशवासियों पर। तो क्या कहलाया जाएगा, ये वे चीजें होंगी जिनके द्वारा क्या किया जा रहा है, टेररिस्ट एक्ट को किया जा रहा है, यानी कोई भी ऐसा कृत्य किया जा रहा है जिनमें इन चीजों को यूज करके, देखिए बॉम्ब से क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो भी पीपल मरेंगे, डायनामाइट भी से में वेपन्स भी हो गए, पॉइजनस गैस भी हो, अगर कोई पॉइजनस गैस को फैला दे तो उससे भी क्या होगा, लोगों की जानें जाएंगी। तो ये सब चीजें वे चीजें होती है जिनका यूज करके क्या किया जा रहा है, टेररिस्ट एक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। अब इनसे क्या क्या हार्म हो सकते हैं, यानी क्या क्या चीजें इफेक्ट हो सकती हैं, उसमें पढ़ लेते हैं। वन क्या कहता है, डेथ, यानी इससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इंजरी, एनी पर्सन और पर्सन, यानी या तो डेथ कोज होगी या इंजरी होगी। सेकंड कहता है लूज ऑफ, डैमेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी क्या होगी, डैमेज होगी या क्या होगी, खत्म हो जाएगी, यानी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाएगा, डेथ की जाएगी, इंजरी कोर्स हो सकती है। थर्ड कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विस एसेंशियल ऑफ लाइफ टू कम्युनिटी इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री, यानी जो देश की सेवाएं है उनको क्या करना, उनको क्या, जो देखिए इसका मतलब अभी हम समझ लेते, इसका मतलब होता है कि वे सेवाएं जो क्या है, रेगुलर है, यानी जिन चीजों की क्या है, लोगों को जरूरत है, उन सप्लाईज को क्या करना, रोक देना, यानी किसी भी तरीके से जीवन में यूज होने वाली, यानी जो पीपल के रोजमर्रा की चीजें हैं उन सप्लाईज को रोक देना। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कोई हमारी डेली की चीजें क्या होती है, हमारी मेडिसिन हो गया, हमारे फूड हो गया, हमारे क्या हो गया, लिक्विड चीजें हो गई, हमारा वाटर हो गया, अगर इन सर्विसेज को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो ये भी किस में काउंट होगा, ये भी टैक्स, क्योंकि इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पीपल पे पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय a way of production or smuggling or circulation of counterfeit Indian paper currency, coin or any other metal। फोर्थ में कहता है सिक्के या अन्य सामग्री को, कागज को, तो उसका क्या करना, उसकी तस्करी करना और परिचालन के माध्यम से आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाना, यानी मॉनेटरी किस चीज की, मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडियन की क्या करना, आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, कैसे, जैसे काउंटरफिट और इंडियन पेपर करेंसी, यानी जो इंडियन पेपर करेंसी है उसको काउंटरफिट करके, कॉइन या अदर वे से या अदर मेटल से उसकी क्या करके, स्मगलिंग करके, उससे क्या करना, देश की मॉनेटरी को नुकसान पहुंचाना। जो कि जब देखिए जो हमारी इंडियन करेंसी अगर उसका भी मिस यूज किया जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो देश की मॉनेटरी को तो लॉस कर रहा है। नेक्स्ट 5 क्या कहता है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्री यूज टू इंटेंड टू be used for the defense of India or in connection with any other purpose, government of India, state government and any their agency। फिफ्थ कहता है डैमेज, फिफ्थ हमसे कहता है भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या
या क्या करना, उसका विनाश करना। यानी वह संपत्ति जो किसकी है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है या किसके अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, उसको क्या किया जा रहा है, नुकसान किया पहुंचा जा रहा है, चाहे वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। यानी या तो वो इंडिया या इंडिया से बाहर आपके फॉरेन में, अगर उसको भी क्या किया जा रहा है, नुकसान पहुंचा, यानी उसको डैमेज किया जा रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी टेररिस्ट एक्ट का ही पार्ट होगा। अब बी, ये तो हमने क्लॉज ए के अंदर से पढ़ा है कि उसमें क्या क्या पॉइंट थे। बी हमसे क्या कहता है, ओवरवेज बाय मींस ऑफ केमिकल फोर्स ऑफ द शो ऑफ केमिकल फोर्स और अटेम्प्ट टू डू कॉज डेथ एनी पब्लिक फंक्शनरी, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और एनी पब्लिक फंक्शनरी। यानी क्या किया जा रहा है, क्रिमिनल फोर्स से क्या मतलब कि इसमें क्या यूज की जा रही है, क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट, और उसका क्रिमिनल फोर्स का क्या करके यूज करके, अटेम्प्ट करके, किस पे, पब्लिक फंक्शनरी पे। तो उसको क्या किया जा रहा है, हार्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है पब्लिक फंक्शनरी पे अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, उनकी डेथ कॉज करना। अब पब्लिक फंक्शनरी क्या होता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं सिर्फ 2 मिनट में। यानी जो हमारी पब्लिक फंक्शनरी के अंदर वे अधिकारी लोग आते हैं जिनको जो ऑफिशियल गजट होता है उनमें क्या किया गया और नोटिफाई किया जाता है। यानी उनको एक हाई प्रोफाइल जॉब पे, यानी जो हमारे आप राजनेता लगा लीजिए उस टाइप के व्यक्ति हैं, अगर उन पर क्रिमिनल फोर्स करके क्या किया जा रहा है, और उनका डेथ कॉज करने के उद्देश्य से उन पर अटैक किया जा रहा है, तो ये भी किस में काउंट होगा, ये भी हमारा टेररिस्ट एक्ट के अंदर ही काउंट होगा। सी क्या कहता है, डिटेन, किडनैप और अबडक्ट एनी पर्सन। यानी क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे किडनैप किया जा रहा है, अबडक्ट किया जा रहा है, किसका, एनी पर्सन का, यहाँ किसी का नाम नहीं। थ्रेटिंग टू किल, यानी उनमें या तो भय पैदा करने के लिए या मारने के उद्देश्य से। और इंजरी सच पर्सन, या किसी पर्सन की क्या की जा रही है, इंजरी कॉज की जा रही है। और डज एनी अदर एक्ट और ऑर्डर टू कंपेल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, यानी किसी गवर्नमेंट और इंडिया को क्या भयभीत करने के उद्देश्य से। यानी किडनैपिंग क्यों हो रही है, अबडक्टिंग क्यों हो रही है, इंजरी क्यों कॉज हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको क्या करना है, डराना धमकाना है, यानी जिससे वो मजबूर होकर बाहर होकर क्या करे, शर्तें मान सके। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन, यानी जो वर्ड अभी हम ऊपर पढ़ के आए, यानी पब्लिक फंक्शनरी हो गया, काउंटरफिट इंडियन करेंसी हो गया। अब इन वर्ड्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इनको बोला क्या जाएगा। ए हमसे क्या कहता है, पब्लिक फंक्शनरी, यानी पब्लिक फंक्शनरी क्या होगी, जो मैंने भी आपको बता भी दिया, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथराइज्ड और एनी फंक्शनरी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट। यानी वे व्यक्ति जो ऑफिशियल गजट में क्या है, ऑथराइज्ड है, उनको क्या किया गया, ऑथराइज्ड क्या किया गया है, किसके द्वारा, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिन लोगों को ऑफिशियल गजट में ऑथराइज्ड किया गया है उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे पब्लिक फंक्शनरी। बी आ जाते हैं, काउंटरफिट इंडियन करेंसी। अब ये काउंटरफिट इंडियन करेंसी का मतलब क्या है, देखिए हमने इसे कई बार पढ़ा है कि सिक्के का कूटकरण, जिसका क्या है, अपना एक अलग सेक्शन बना हुआ है। अगर उसका अपना अलग सेक्शन बना हुआ तो उसकी यहाँ पे इसकी क्या नीड पड़ी, देखिए इसकी यहाँ पे ये नीड पड़ी है, काउंटरफिट की यहाँ पे ये नीड पड़ी है कि अगर देखें नकली नोट या नकली करेंसी क्या हो जाती है, हमारे देश में जरूरत से ज्यादा फैल जाते हैं, जिसे क्या क्या नोटिफाइड किया गया है फोरेंसिक टेस्ट के द्वारा कि ये करेंसी क्या है, नकली। अगर वो आ जाएगी तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, असली मुद्रा पे पड़ेगा। तो ये भी किसका पार्ट होगा, ये भी हमारा किसका पार्ट होगा, टेररिस्ट एक्ट के अंदर काउंट होगा। पढ़ लीजिए, डिक्लेयर आफ्टर एग्जामिनेशन बाय ऑथराइज्ड और नोटिफाइड फोरेंसिक अथॉरिटी, यानी जिसको एग्जामिन करके और फोरेंसिक अथॉरिटी के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि ये जो करेंसी है ये क्या है, ये नकली है, यानी क्या है, काउंटरफिट है। तो वो भी किस में काउंट होगा, वो भी हमारा यहाँ पे टेररिस्ट एक्ट में ही काउंट होगा। क्योंकि देखिए अगर हमने अभी पढ़ा था, जब स्टार्ट हुआ था तो हमने पहले ही ये वर्ड पढ़ा था, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी हमारी इंडिया की इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है। तो इकोनॉमी कब इफेक्ट होगी, जब करेंसी का मिसयूज होगा। यानी जो अब मान लीजिए कि बहुत सारी नकली करेंसी क्या आ जाती है, देश में आ जाती है और वो नकली पैसा चलता है, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, असली पे। क्योंकि देखिए उसकी अपनी वैल्यू कुछ नहीं है, पर वो जो ओरिजिनल करेंसी है उसकी वैल्यू को क्या कर रही है, डाउन कर रही है। तो यहाँ पे काउंटरफिट इंडियन करेंसी का मीन्स
इसलिए यहाँ पे डाला गया, ये भी इसीलिए एक टेररिस्ट एक्ट के कारण में जोड़ा गया। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, whoever commit a terrorist act, यानी अभी तक तो हमने पढ़ा है कि टेररिस्ट एक्ट होता क्या है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति टेररिस्ट एक्ट क्या करता है, अटेम्प्ट करता है यानी कमिट करता है। सबसेक्शन 2 पढ़ने वाले हैं। सबसेक्शन 2 हमसे क्या कहता है, whoever commit a terrorist act, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कमिट करता है, क्या कमिट कर रहा है, टेररिस्ट एक्ट को, तो उसकी सजा क्या होगी। ए हमसे कहता है इफ सच ऑफेंस हैज रिजल्टेड इन डेथ ऑफ एनी पर्सन, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, डेथ कॉज करता है, किसकी डेथ कॉज करता है, एनी पर्सन की, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको सजा होगी या तो डेथ पेनल्टी और या क्या होगी, एलआई होगी यानी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन में, अगर वो क्या करता है, डेथ कॉज कर देता है, यानी किसी ये टेररिस्ट एक्ट के द्वारा अगर क्या हो जाती है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, डेथ पेनल्टी है और एलआई है। बी हमसे क्या कहता है, इन अदर केस, यानी अदर केस यानी डेथ से अलग अगर कोई भी ऑफेंस हो कमिट किया जाता है, या तो प्रॉपर्टी डैमेज की जाए, या किसी को इंजरी की जाए, या किसी का क्या किडनैपिंग अबडक्टिंग की जाए, तो ऐसी कंडीशन में पनिशमेंट कितनी है, जो लेस देन 5 ईयर यानी कम से कम 5 साल, एंड मे बी एक्सटेंड एलआई, और कहाँ तक जा सकती है, एलआई तक जा सकती है। कब, अगर डेथ से अलग कोई और क्या हुआ है, कोई और भी क्राइम कमिट हुआ है, तो उसमें पनिशमेंट कितनी है, उसमें पनिशमेंट कम से कम कितनी है आपकी, एलआई तक की, कम से कम 5 साल, और कहाँ तक जा सकती है, पनिशमेंट जा सकती है एलआई तक, और क्या होगा, आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 हमसे, यानी सबसेक्शन 3 क्या कहता है, whoever conspire or attempt to commit or advocates abet advise and insist, यानी अगर कोई व्यक्ति अबैट करता है, एडवाइस करता है, इंसिस्ट करता है किस चीज को, डायरेक्टली और नोइंगली, या तो डायरेक्टली या जानते हुए, नोइंगली फैसिलिटेटेड टू कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट, यानी अपने कार्य को सुकर बनाने के लिए जानबूझकर क्या कर रहा है, यानी देखिए अबैट क्या होता है, अबैट के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, यानी किसी व्यक्ति को उकसाकर कोई कार्य करवाना जाने, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, तो अबैट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है, यानी जबरदस्ती प्रेशर करके उसे इंसिस्ट करके, नोइंगली जानते हुए, डायरेक्टली की फैसिलिटी, यानी उसे अपना क्या करना है, कार्य सुकर बनाना है, यानी उसने जो योजना बनाई है, जो अपना कार्य सोचा है कि उसे वहां जाके वो अटैक करना, और वो किसी से अबैट करके वो क्या करवा रहा है, वो कार्य कंप्लीट करा रहा है ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट, और यानी उसका क्या इरादा है, टेररिस्ट एक्ट को अंजाम देने का, विच टेररिस्ट एक्ट एनी प्रिपेरेटरी टू कमीशन ऑफ टेररिस्ट, यानी वो क्या चाहता है, वो टेररिस्ट एक्ट को क्या चाहता है, अटैक यानी अटेम्प्ट करवाना चाहता है, यानी उसको क्या करवाना चाहता है, पूरा करवाना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अवॉइड करके, एडवाइस करके, इंसिस्ट करके, जानते हुए अपने कार्य को सुकर बनाने के लिए क्या कर रहा है, कोई भी टेररिस्ट एक्ट करवा रहा है या कर रहा है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, यानी किसी भी तरह का कारावास, जो कितना होगा, लेस देन 5 ईयर यानी कम से कम 5 साल, और कितना, एक्सटेंड टू एलआई, और एलआई तक जा सकता है, यानी अगर कोई व्यक्ति अबैट करके कोई टेररिस्ट एक्ट को क्या करा रहा है, शुक्र बना रहा है, यानी कोई अपना कार्य, यानी उसने जो क्या की थी, एक योजना बनाई, खुद नहीं करना चाहा, दूसरे को या तो इंसिस्ट किया, या अबैट किया, एडवाइस दे, या किसी भी तरीके से क्या किया, कोई एक्ट कमिट करवा दिया, तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी है, कम से कम 5 साल, कहाँ तक जा सकती है, एलआई तक, और क्या देना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब 4th इसमें क्या कहता है, whoever organized or caused to organized any camp or camping for important training in terrorist attack, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कैंप ऑर्गेनाइज करता है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह के व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो किसका हिस्सा बनेंगे आगे जाके, टेररिस्ट एक्ट का, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी टेररिस्ट एक्ट को कमिट करने के लिए क्या करता है, कोई कैंप को ऑर्गेनाइज करता है, और उसमें क्या कर रहा है, वो रिक्रूट्स और कॉज टू बी रिक्वायर रिक्रूटेड एनी पर्सन, और उसमें क्या कर रहा है, व्यक्तियों को रिक्रूट कर रहा है,
तो उसको कितनी सजा मिलेगी। यानी क्योंकि देखिए उनका कमीशन क्या है, उनका जो क्या है उद्देश्य क्या है, वो क्या है, टेररिस्ट एक्ट को कमिट करना है। यानी अगर कोई टेररिस्ट एक्ट को कमिट करने के लिए पीपल को रिक्रूट कर रहा है, कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, यानी वो किसी भी तरह के किससे कारावास से पनिश किया जाएगा। शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर, जो कम से कम कितना होगा, 5 साल से कम नहीं होगा। मे एक्सटेंड टू एलआई, यानी और कहाँ तक जा सकता है, एलआई तक जा सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पनिशमेंट में जो कम से कम ईयर दिए गए वो 5 ही हैं, तो इससे क्या होगा, आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन हर कंडीशन में देना पड़ेगा, अपराध चाहे कोई भी किया हो। नेक्स्ट 5 हमसे क्या कहता है, एनी पर्सन हु इज द अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वॉल्व इन अ टेररिस्ट एक्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसने क्या, जो या इन्वॉल्व है किसी ऐसे ग्रुप में जिसने क्या कमिट किया, टेररिस्ट एक्ट कमिट किया है, यानी या तो वो इन्वॉल्व है या मेंबर है, तो पनिशमेंट कितनी होगी, पनिश शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच एक्सटेंड टू एलआई, तो उसकी सजा क्या होगी, ज्यादा होगी, कहाँ तक होगी, एलआई तक। और एंड आल्सो बी लायबल फाइन, और उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। किस व्यक्ति को, फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे सजा इसलिए ज्यादा क्योंकि वो क्या है, एक तो इन्वॉल्व है, या तो वो इन्वॉल्व है किसमें, टेररिस्ट एक्ट में, या क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो क्या है अपराध बड़ा है तो सजा भी बड़ी होगी। कितनी होगी, कम से कम जो कहाँ तक एक्सटेंड होगी, एलआई तक, और आल्सो बी फाइन, फाइन में से पे करना पड़ेगा। यानी इसमें कम से कम कुछ नहीं है, सीधे एलआई की ही पनिशमेंट दी गई है। अब 6 हमसे क्या कहता है, हु एवर वॉलेंट्री हार्बर और कंसील, यानी अगर व्यक्ति क्या करता है, हार्बर करता है या कंसील करता है, यानी या तो आश्रय दे रहा है या कंसील कर रहा है, यानी छिपा रहा है, टू अटेम्प्ट टू हार्बर और कंसील एनी पर्सन नोइंग दैट सच पर्सन हैज कमिटेड अ टेररिस्ट एक्ट, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को हार्बर कर रहा है, कंसील कर रहा है, ये जानते हुए भी, यानी नोइंगली, सबसे बड़ी बात है इसमें नोइंगली, कि ये जानते हुए भी कि उसने क्या किया है, कमिट अ टेररिस्ट एक्ट, यानी उसने क्या क्या कमिट किया है, टेररिस्ट एक्ट कमिट किया है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ आश्रय देता है, उसे या छुपाता है, जो क्या कर गया है, कमिट कर गया है टेररिस्ट एक्ट, और वो भी कैसे, जानते हुए, यानी उसकी नॉलेज में है कि ये बंदा क्या कर गया है, ये टेररिस्ट एक्ट को कमिट कर गया है, उसके बाद भी क्या कर रहा है, उसको अपने यहाँ आश्रय दे रहा है, या क्या कर रहा है, कंसील कर रहा है। हार्बर का मीनिंग हम पढ़ के आए थे, कब, जब हमने अपना डेफिनेशन क्लोज पढ़ा था, तो उसमें हमने हार्बर क्या होता है, आश्रय देना, संशय क्या होता है, अच्छे से पढ़ लिया था। तभी मैंने, जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था उस टाइम मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये वो वर्ड हैं जो आपको आगे वेयर एक्ट में देखने को मिलेंगे, और इन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, इसीलिए डेफिनेशन क्लोज में डाले जाते हैं, ताकि आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को कंसील करता है, हार्बर करता है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विल नॉट लेस देन विद 3 ईयर्स, यानी कम से कम 3 साल की सजा, बट मे बी विच विच में एक्सटेंड टू एलआई, यानी और पर कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, एलआई तक, कम से कम 3 साल, और कहाँ तक जा सकती है, एलआई तक, और फाइन तो हर कंडीशन में दे करना हो। यहाँ पे क्या है, जो कम से कम सजा है वो 5 से कितनी हो गई, 3 साल हो गई, क्योंकि यहाँ क्या किया है, उसने एक्ट नहीं किया बट कंसील किया, यानी किसी व्यक्ति को छिपाया, यानी उसने भी क्या किया है, अपने आप में एक अपराध किया है। बट इस सेक्शन का क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि ये जो सेक्शन है, यानी ये सब सेक्शन 6 किस पे लागू नहीं होगा, ये स्पाउस पे लागू नहीं होगा। जो हमारा प्रोवाइसो बताता है दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई, यानी ये सेक्शन नॉट अप्लाई टू एनी केस विच इज द हार्बर और कंसीलमेंट, यानी अगर हार्बर और कंसीलमेंट किसके द्वारा दिया गया है, बाय स्पाउस, यानी अगर हार्बर और कंसीलमेंट किसके द्वारा दिया गया है, स्पाउस के, तो ये सबसेक्शन 6 किस पे, उस स्पाउस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति क्राइम करता है तो क्राइम करके वो घर ही आता है। नेक्स्ट जो इस सेक्शन का लास्ट सबसेक्शन है, और हमारी क्लास का भी आज लास्ट है,
इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि सेक्शन 7 हमसे क्या कहता है। Whoever knowingly process any property derived or obtained from commission of any terrorist act acquired through the commission of any terrorist act, यानी अगर कोई व्यक्ति जानते हुए, सबसे बड़ी बात है ये जो ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, बहुत काम के वर्ड होते हैं और कई बार यही क्वेश्चन हमसे हमारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। वहां पे क्या होता है, अगर हम इन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते तो हमारे आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ जो वर्ड मैं हाईलाइट करती हूँ आप अपने बुक में भी हाईलाइट कीजिए और इनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देके पढ़िए। यानी अगर कोई व्यक्ति जानते हुए किसी ऐसी प्रॉपर्टी को क्या करता है, अक्वायर करता है, यानी अपने पास रखता है, जो उसने कहाँ से अक्वायर की हुई है, टेररिस्ट एक्ट के द्वारा अक्वायर की हुई है। यानी इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है जी कि देखिए अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया, कोई एक्ट किया, कोई टेररिस्ट एक्ट किया, अटेम्प्ट कर दिया उसको, यानी वो एक्ट पूरा कर दिया, उसके बदले में उसे क्या मिला, या तो कोई प्रॉपर्टी मिली या करेंसी मिली या कुछ भी ऐसा मिला, या ज्वेलरी या कुछ भी, और उसको क्या करता है वो अपने पास एक्वायर करता है, जानते हुए भी रख लेता है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको कितनी सजा मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच नोट में बी एक्सटेंड टू एलाई, यानी उसको किसी भी तरह का कारावास से दंडित किया जाएगा जो कम से कम आजीवन कारावास से कम नहीं होगा। यानी उसकी सजा क्या है, एक ही सजा, वो कितनी है, एलाई की। अब आप कहेंगे इसमें इतनी बड़ी सजा क्यों, क्योंकि देखिए अपराध भी बड़ा है, जो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर की है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, गलत तरीके से कमाई है, देश को हार्म करके कमाई है, और जिस प्रॉपर्टी को वो अपने पास एक्वायर कर रहा है उस प्रॉपर्टी पे उसका हक नहीं है। किसका हक है, हमारे देश की जनता का या देश का हक है। तो वो क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को एक तो गलत तरीके से कमाए और अपने पास ही एक्वायर करके यानी जमा करके रख रहा है, तो इसमें सजा भी कितनी है, ज्यादा है। तो सजा कितनी है इसमें, एलाई एंड आल्सो बी लायबल फाइन, फाइन तो हर कंडीशन में पे करना पड़ेगा। अब लास्ट इसमें आ जाती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हमें ये कहती है कि जो इस तरह का ऑफेंस हुआ है उसको किस रैंक से कम का व्यक्ति क्या नहीं करेगा, उस केस को रजिस्टर्ड नहीं करेगा। तो उस वो कौन सा व्यक्ति होना चाहिए, जो कम से कम क्या होना चाहिए, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होना चाहिए, यानी कम से कम एसपी रैंक से नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो इस तरह के केस को क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा। वो क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि यानी वो बता रहा है कि हाँ ये चीज क्या हुई है, ये अटेम्प्ट यानी ये एक्ट हुआ है। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए कम से कम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक से कम का नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, विद वट वेदर और रजिस्टर द केस, यानी वही व्यक्ति क्या करेगा, इस केस को रजिस्टर्ड करेगा। ठीक है, अंडर दिस सेक्शन यानी इस सेक्शन के अंदर कोई ऐसे रैंक का व्यक्ति जो कम से कम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो उससे कम रैंक का व्यक्ति नहीं होना चाहिए इस टाइप के केस को रजिस्टर्ड करने के लिए, अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो यानी किस रैंक से, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है प्री में हो या मेंस में या आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि टेररिस्ट एक्ट को एक कृत्य को यानी टेररिस्ट एक्ट का जो अपराध हुआ है उसे किस रैंक से कम का ऑफिसर रजिस्टर नहीं कर सकता, तो आंसर आप क्या देंगे इसमें, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आंसर देंगे। देखिए ये एक ऐसा एक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिससे क्वेश्चन हमारे प्री हो मेंस हो इंटरव्यू सब में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर इस वाले सेक्शन से बनाए जाते हैं। जब हम अपने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम इसे काफ़ी हर सेक्शन से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन उससे अलग अलग तरह के क्या करेंगे, एमसीक्यूज क्या करेंगे, एक अटेम्प्ट करेंगे, यानी हम उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो और हमारा क्या हो, सिलेक्शन हो जाए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक आज एंड हो जाती है, यानी आज की क्लास बस इतनी ही होगी। आज के लिए बस इतना ही।